अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब मैंने ऑन की। चलिए, आई एम ओब्स गाइनी अगस्त 2023 एग्जाम में जो अपेयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए है आज का ये ओरिएंटेशन सेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईएमएम का सिलेबस क्या है, आईएमएम के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पहले पास कैंडिडेट ने की है तो वो पास हुए हैं। इसके बाद में आपके जो फ्रीक्वेंट क्लास क्वेश्चन हैं वो मैं ले लूंगी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम दिस मोटिवेशनल कोट कि आपने जिंदगी में सोल्यूशंस ढूंढने हैं, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने। एक्सक्यूजेस से तो जिंदगी भरी पड़ी है, इससे कौन सा मसले हल होते हैं। ठीक है, तो इसी को आप अपने एग्जाम के साथ रिलेट करिए। अगर आपके रिकॉर्ड्स बुरे हैं तो स्टिल उनको नहीं छोड़ना आपने। उससे मैसेज लें कि इस किस्म के टॉपिक आपके एग्जाम में आए थे, और उससे क्रिएट करें दो या तीन अदर स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस या स्टेम्स, और फिर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि उसी तरह से मिलते जुलते अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। छोड़ना नहीं है किसी भी ऐसे क्वेश्चन को कि ये तो पुअर है, हाउ वी विल अटेम्प्ट इट, तो आप उसको बैलेंस करके करें। सो आज के सेशन में सिलेबस के अलावा, पासिंग स्कोर के अलावा, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने पढ़ना कैसे है किसी भी गाइडलाइन को, एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि अब आपने पुरानी अब जो बुक्स हैं लाइक ईबीएम, टीचर डी फर्स्ट, वो उनसे जांच लानी है, क्योंकि वो बुक्स अब काफी अच्छे से रिवाइज नहीं हुई। 2017 के बाद कोई कोई भी गाइडलाइन उनमें नहीं ऐड नहीं हुई, और 17 के बाद 15 गाइडलाइन दी हो रही है जीटीजी वाइज। तो फिर वो आप नहीं करेंगे तो आप पुरानी रेफरेंसेस के मुताबिक कीज जो है मार्क करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा खराब। ठीक है, सो अच्छा, मेड होम क्यों जरूरी है? मेड होम 5-6 ईयर्स से आईएमएम को कोच कर रहा है, काफी जो है एक्सपीरियंस्ड हो गया आईएमएम की कोचिंग में, और इसकी इसी वजह से आपने कैंडिडेट्स के देखे होंगे स्कोर्स की। जस्ट एक मिनट। यस, यस, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अभी फैब 2022 एग्जाम के फीडबैक्स, और इसको शेयर करने का मकसद ये है, व्हेन दीज कैन डू, व्हाई नॉट यू। आज के एग्जाम में कुछ रिपीटर्स भी हैं, उनको इस इन फीडबैक से मोटिवेशन गेन करनी है कि जब इन लोगों ने किया है इसी तरीके से तैयारी करके, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह यू विल आल्सो डू दिस। लास्ट बैच का स्कोर हमारा रहा है 94% तक, और इसकी रीजन ये है कि आपने जो एडवाइसेस थी वो फॉलो की। और जो कमिंग बैच है उनके लिए भी मेरा यही प्लान है कि जैसे आपको प्लानर बना के दिया जाएगा सेशन के लिए, या बताया जाएगा ये टॉपिक्स ऐसे करने हैं और ये नहीं करना, प्लीज इसको आपने बाय हार्ट फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्विकली जा रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा फीडबैक्स हैं, तो फिर टाइम लग जाएगा, बट यू कैन रीड दैम लेटर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन है कि वाई यू शुड ज्वाइन मेड होम। इतनी ज्यादा मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज आपको इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर सकता, और यही वजह है कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में टीचिंग के लिए मेड होम जो है काफी फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आईएमएम का सिलेबस और आईएमएम की बुक्स। अच्छा, ये दो किताबें हैं, बुक्स की मैंने बात करनी है इसके बाद, लेकिन ये दो बुक्स ये रिकॉल बुक्स हैं जो लेटेस्ट अपडेटेड है। एक है इनसाइट इनटू आईएमएम, इसमें आईएमएम के पास पेपर्स हैं, इसका ये 5th एडिशन है जो अभी तक रिसेंट वन या लेटेस्ट वन है।
और ये इंसाइट इनटू एमसीक्यूएस है, इसका ये फोर्थ एडिशन है। ठीक है, इन दोनों बुक्स में जो भी रिसेंट आई एम एमसीक्यूएस के पेपर है वो एडेड है। अच्छा, इसको करना कैसे है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आपका जो एग्जाम है वो सिंगल बेस्ट आंसर के फॉर्मेट पे होता है, शॉर्ट एसेज नहीं होते। ठीक है, दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 70% और 30% के हिसाब से होती है। 70% ओप्स में से आते हैं क्वेश्चन सारे, और 30% आप में आपके गाइनी के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स है आपके आईएमएम के पेपर्स का, वो 60-70% हमेशा, आप खुद भी देख लें, आप जिन्होंने रिपीटेड एग्जाम दिया होगा, वो हमेशा पास पेपर्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पास पेपर्स करके आप बहुत सारे लोग पास नहीं होते। उसकी रीजन ये है कि क्वेश्चन लगता ऐसा ही है कि पास पेपर से आया, लेकिन उसमें एक या दो बजवर्ड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, या एक दो ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो कि जो आपने की थी उससे बेहतर होती है। तो इसलिए सिर्फ ब्लाइंडली रिकॉल्स को फॉलो करके, हालांकि 60-70% तक आता जरूर है, लेकिन फिर भी आप पास नहीं हो रहे, तो वजह यही है कि आपकी बैकग्राउंड थीरी जो है वो अप टू मार्क नहीं है। तो आपने थ्योरी भी अच्छी रखनी है, आपने इन पास पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जैसे अभी आपने फीडबैक्स देखे हैं, तो फैब अगस्त में भी आप इसी किस्म की अपने लिए फीडबैक रख देंगे, डॉक्टर हिना हम पास हो गए इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगेन सिलेबस में 200 सिंगल बेस्ट आंसर का पेपर होता है यूनिट का। ठीक है, पहले पेपर वन में 100 होते हैं, फिर आपको ब्रेक मिलती है, उसके बाद फिर अगेन 100 सिंगल बेस्ट एनालिस्ट का नेक्स्ट पेपर होता है। 70% ओब्स में से आता है, और ओब्स में से भी 70% लेबर से आते हैं, फीटल मेडिसिन से आते हैं, मेडिकल डिसऑर्डर से आते हैं। ठीक है, या कुछ अल्ट्रासाउंड से आ जाते हैं। और गायनी में ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक गायनी, जनरल गायनी से आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी, एचएनडी, इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन प्री मेलिग्नेंट और यूरोगाइनी से आते हैं, बहुत कम, लेकिन हम फिर ठीक ये करते हैं, हम नहीं चाहते कि आपका एग्जाम किसी भी तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बट ओब्स और जनरल गाइनी अगर आप अच्छे से कर लें तो आप आराम से 75% ले सकते हैं। वालेकुम सलाम सैरिश, कैसी हो? फाइनली ज्वाइन कर लिया तुमने? मैं भी तुम्हें होस्ट बनाती हूँ। हम्म, कैसी हो? अनम्यूट कर सकती हो खुद को? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा, क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। नहीं, हम तो अभी बस ऐसे ही पिछला फीडबैक ही देख रहे थे। अभी आईएमएम का जो पेपर आया है, 94% बता रही थी ना टोटल। जी जी, 94% है, सब शुक्र है। इंशाल्लाह मैं इनको भी हौसला देती हूँ कि ये लोग भी आराम से कर सकते हैं, अगर ये हमारे कोर्स के फॉर्मेट को और हमारे एडवाइसेस को, द वे वी यूज टू सॉल्व द रिकॉल्स, अगर उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। और दूसरा ये डॉक्टर हीरा कि ये जो मोटिवेशनल फीडबैक्स जो है ना, उनका मकसद ही है कि मोटिवेशन देना है, होता है। मैक्सिमम हमारा यही होता है, क्योंकि इंसान इन चीजों से फिर फर्दर मोटिवेट होता है ना, कि जब हम्म, ये लोग पास कर सकते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये लोग भी सारे पास कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए होती है, ट्रेनिंग के साथ बहुत मुश्किल होता है ना आईएमएम। तो इंशाल्लाह हो जाएगा पास सबका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सरिश, मैं इनको एग्जाम फॉर्मेट बता रही थी कि सेवेंटी जी परसेंट जी। ओब्स आता है और गाइनी 30% आता है। तो उसमें से भी लेबर, फिटल मेडिसिन, मेडिकल डिसऑर्डर, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर स्टूडेंट्स की इन पे ग्रिप नहीं है ना, बुरी तरह इनका एग्जाम जो है वो इम्पेक्ट हो सकता है ना? बिल्कुल डॉक्टर हीरा, इस दफा भी जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि लेबर और इन्फेक्शंस में से ज्यादा आया हुआ था। और वो जैसे हमने इनको बताया था, बार बार स्ट्रेस किया हुआ था कि ये तो बेसिकली बैकबोन है आईएमएम के एग्जाम की, लेबर इन्फेक्शंस, एचएमबी टाइप। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें से आया हुआ भी था 70% एग्जाम। तो ये तो मेन टॉपिक्स है ना इनके। जो इनके मसले मसाइल वाले क्वेश्चन थे ना, वो मैंने सेशन के एंड पे रखे हैं। अल्लाह करे आप ठीक है। तब तक आप बिजी ना हो, आपके पेशेंट ना आए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जी जी, ठीक है और ठीक है। जो, क्योंकि ना आज के सेशन में मैंने एक दो रिपीटर्स को भी ऐड किया है, जो कॉन्स्टेंटली 1 या 2% से रह रहे थे, तो इनके लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, और आप भी होंगे तो फिर और अच्छा लगेगा। हाँ, ये ठीक है। 2 to 3 स्टूडेंट हैं ऐसे जिनका ये इशू है, जो मतलब उनकी शायद थर्ड के सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा सरिश, मुझे ना लगता है कि जो बच्चा कॉन्स्टेंटली एक ही स्कोर को
मेंटेन रखता है ना, देयर इज समथिंग, उसमें एक कांस्टेंट फैक्टर है। वो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी हम्म। टॉपिक में वीक है, या तो लेबर जी में है या बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्शन बिल्कुल। में, इन्फेक्शन में। और जब तक वो उस टॉपिक या वीक एरिया को नहीं टारगेट करेगा ना, वो उस स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर सकता। नहीं कर सकेगा, हाँ। ऐसा मतलब हर किसी ने अपनी मैक्सिमम तैयारी की होती है, मतलब एग्जाम तो सब इसी सोच से जाते हैं कि पास करना है, लेकिन मतलब परसेंटेज से ये आइडिया हो जाता है ना कि अच्छा मेरा ये वीक पॉइंट था, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू इम्प्रूव, क्योंकि एट द लास्ट ये एग्जाम पास हो जाता है। तो इस बात से बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना, बस अपने वीक पॉइंट्स को वो करना। और मैंने डॉक्टर देखे कि जो मोस्टली कितनी दफा हमने आपने भी देखा है कि जो क्रॉनिक रिपीटर्स होते हैं मोस्टली आईएमएम में, उनका एफसीपीएस मोस्ट ऑफ देम मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास हो जाता है। ये सॉरी पार्ट टू जो होता है ना, क्योंकि वो इतना वो पढ़ चुके होते हैं और उनको अपनी वीक पॉइंट्स पता चल चल चुके होते हैं, क्योंकि यही सारी बुक्स जो है वो फर्दर गाइडलाइंस तो सारी वही है जो इन्होंने पार्ट टू की थियरी में भी करनी है ना। हाँ, वैसे नेचर भी काफी काइंड है, आपको एक ही दफा रगड़ा लगता है, आईएमएम में लगता है या एफसीपीएस में लगता है, लेकिन लगता हाँ जरूर है। बिल्कुल लगता जरूर है। चले, मैं अब इनका टाइम ज्यादा नहीं लेती, बस जल्दी जल्दी आज इनको बता देती हूँ, क्योंकि लोगों ने अभी थ्योरी ज्वाइन करनी है तो उनको आइडिया ही नहीं है कि पेपर पढ़ना कहाँ से है और एग्जाम कैसा है, बुक्स क्या है। तो बच्चों, बिल्कुल डॉक्टर सतीश ने सही बताया है, ओब्स आपकी बैकबोन है, इसको बिल्कुल आपने जो है हल्का नहीं लेना। और इसमें जो स्टडी मटेरियल है ना, प्लीज टेंट टीचर और ईवीएम की जान छोड़ दो, ठीक है। लेबर नाइस से अच्छा हो ही नहीं सकता, आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा पढ़ना कि लेबर में कब आपने कहना है सस्पेक्टेड प्रोलॉन्ग है फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, और कब आपने क्या करना है अगर आपने नाइस गाइडलाइन नहीं पढ़ी, ठीक है। तो लेबर हम, और ये इंडक्शन, ये वी बैक, ये ब्रीच, ये सारा का सारा तबाही है अगर तुम लोग गाइडलाइन नहीं पढ़ते। वरना तुमने ब्रीच में फर्स्ट स्टेज में सबका एनवीडी करके आना है और सेकंड स्टेज में सबका सेक्शन करके आना है। तो गाइडलाइन से ही पढ़ोगे तो आप निकलोगे आगे। बुक्स आपकी जो भी थी आज से 3 4 साल पहले सभी पढ़ते थे, लेकिन तब वो लेटेस्ट थी, अब वो लेटेस्ट नहीं है, अब तो गाइडलाइन रिवाइज हो गई है। 2019 के इंटरप्रटम केयर कार्डियक के इस्तेमाल हर पेशेंट की सबकी रिवाइज हो रही है। तो अभी आपने उसी उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करना है, जैसा कि हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे या समरीज देंगे या जो हमारे लाइव सेशंस में कंटेंट होगा, ठीक है। हाँ, क्रॉनिक रिपीटर्स के लिए मैंने एंड पे बड़ी अच्छी स्लाइड्स रखी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, ठीक है। चले तो सिलेबस का बता दिया, सब्जेक्ट्स का बता दिया, सोर्सेज का बता दिया, ठीक है। और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने बोला ना, जिंदगी में एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्यों, वो लोग, वो ऐसे लोग, क्या चीज होती है उनमें जो सोल्यूशन बना ढूंढते हैं हर चीज का, जिनके पास आप होते हैं ना, आपके फ्रेंड सर्कल में हर एक पेशेंट, एक आपका फ्रेंड ऐसा होता है जिसके पास हर चीज का जुगाड़ होता है, और एक ऐसा होता है वो कहता है नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होने वाला। और एक ऐसा होता है वो कहते हैं नहीं, स्टिल इट वी कैन डू दिस, स्टिल देयर इज सम वे वी कैन डू दिस। तो आपने वैसे फ्रेंड की तरह बनना, ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेस से निकलें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। और किसी और को कंप्लीट ना करें, बल्कि अल्लाह ने जो आपको अपना नेचुरल पोटेंशियल दिया है ना, उसी को कंप्लीट करें, ठीक है। दिस इज योर फाइट एंड यू हैव टू प्लान वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर दिस। और हर हर बंदे का एक अपना स्टाइल है पढ़ने का, एक बेस्ट टाइम है पढ़ने का। तो आपने ब्लाइंडली किसी को भी नहीं फॉलो करना, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है, व्हाट सूट्स फॉर यू, ठीक है। चलें, कुछ लोग सोलो पढ़ सकते हैं, अच्छा लगता है, कुछ लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, कुछ लोग कोर्स के साथ ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अपना एक मिनी प्लानर बना के पढ़ते हैं। तो नो वरीज, जो आपको सूट करता है, जिस तरह के आप बंदे हो, आप करो उसको। लेकिन आपने स्टडी, जो आपके सोर्सेज हैं उनको अपग्रेड करना है, और डेली रूटीन में रहना है, ठीक है। अच्छा तो एक बात डॉक्टर हीरा, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, कि जो रिपीटर्स से उनका मतलब ये भी इशू बहुत मतलब एक दो स्टूडेंट्स का आया ना कि सिनेरियोज लॉन्ग थे, तो हमें हम्म टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ। तो हम्म असल में ना जब हम ये आप इनको कराते हैं ना, जब ये चाहे इनसाइट है या जो भी वो एमसीक्यूज के फॉलो करते हैं ना, तो उनमें तो स्टेटमेंट्स वही होते हैं जो स्टूडेंट्स रिकॉल्स वही आके लिखते हैं ना, जो मतलब बेसिक बेसिक बातें होती हैं, लेकिन एग्जाम में तो पूरा सिनेरियो हमेशा से पूरा ही आता है, मतलब एक वर्ड नहीं आता। तो अपने आप को मतलब टाइम मैनेजमेंट इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दो दफा पढ़ो लेकिन उस पर इतना नहीं टाइम लगाओ। अगर किसी एमसीक्यू पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, अदरवाइज एक्चुअल एग्जाम में सिनेरियोस बड़े ही होते हैं।
और ये प्रैक्टिस करना एग्जैक्टली। बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में भी एफसीपीएस की जो थ्योरी आएगा पार्ट 2 का, उसमें भी ऐसे ही है। और अब जो एक्सटेंडेड टॉक्स है उनमें तो आपको देयर एंड देन लॉन्ग सिनेरियो पढ़ना है और एग्जामिनर के सामने आपको जवाब देना है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस एज वेल ना। तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट बात है। जो रिकॉल्स बुक में होती है वो मोस्टली इनकम्प्लीट रिकॉल्स होते हैं। लाइक वो कहेंगे कि एक्यूट सर्वाइसाइटिस कॉज ये, ऐसा एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता है। वो पूरा सिनेरियो देते हैं, पूरा सिनेरियो पढ़ना होता है। तो अपने आप को मतलब एज प्री टेस्ट और लैंच, इनमें उन्होंने पूरे पूरे सिनेरियोज दिए होते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस बार बार करें। ये जो एमसीक्यूज की बुक जो हम लोग साथ साथ बताते हैं, प्रैक्टिस ही जैसे की भी है सर, एक्चुअली प्रैक्टिस ही जी की है। ये प्रैक्टिस हम करेंगे ना, तभी एक लंबे बिल्कुल सिनेरियो से प्रैक्टिस कर करके हम आराम से पिक कर सकते हैं ये हमारा कैच पॉइंट है। और दिस बिल्कुल ये डिसाइड करेगा कि क्या है। और ये प्रैक्टिस के अलावा बिल्कुल। नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह तुम मतलब हम रात सोए और सुबह उठ के मैं एग्जाम आता हूँ। ईच डे नहीं नहीं स्ट्रगल सिनेरियो है, ईच बिल्कुल। डे प्रैक्टिस है। बिल्कुल, आई विल एग्री हियर और भी। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जिस तरह हम आप लोग को कहते हैं कि जिस तरह एग्जाम से जो है ना, मतलब 5-6 दिन पहले जो है वो, अगर लैंच का जो एंड का प्रैक्टिस टेस्ट है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि उसकी पूरे पूरे सिनेरियोज होते हैं। या जो हम मॉक टेस्ट देते हैं तो ये भी एमसीक्यूज बुक से ही बेसिकली होते हैं, तो उनकी भी सिनेरियोज पूरे होते हैं। तो मॉक टेस्ट अक्सर, ये भी डॉक्टर मैं बताना चाहूंगी कि बहुत दफा ऐसा हुआ कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो है उसका अक्सर रिप्लाई करते हैं ना, अपनी कीज नहीं बताते। बस वो यही कहते हैं कि हमें बस डिस्कशन, इसकी कीज डिस्कस करके उसकी वीडियो पोस्ट कर दें। तो अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ बेसिकली ये सैरिश। मॉक टेस्ट का। हाँ, जी बिल्कुल। ये कहने, ये ना जो रिपीटर्स हैं, मैं सॉरी, हम उनके लिए बातचीत कर रहे हैं, दोनों मेंटर्स। और हम आपके भले के लिए बात कर रहे हैं। आप हमसे ना पूछा करें की क्या है। डू नॉट आस्क फ्रॉम अस की। आपने खुद एफर्ट करनी है कि मैडम मेरे कैच पॉइंट्स ये हैं, फॉर मी दिस इज माई की। देन वी विल से कि नहीं, योर कैच पॉइंट शुड बी दिस एंड इट शुड बी द की। फिर वो टू वे डिस्कशन होती है, फिर आप कुछ गेन करते हो। जब आप आर्ग्यू करोगे, डिस्कस करोगे, तभी तो आपकी लर्निंग होगी। वरना तो की रट्टा मारने से कौन सा वो आप एग्जाम पास कर सकते हो, क्योंकि सिनेरियो तो एग्जाम में चेंज हो जाएगा, एक दो नई चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल। और जो टाइम मैनेजमेंट है ना, मैं बताऊं, वो जैसे मैं सरिश ने अभी बोला, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। एक चीज 100 दफा करते हो, टाइम तो खुद ही निखर गया। ठीक है, तो ये ईच डे की स्ट्रगल और प्रैक्टिस है। और स्पेसिफिकली अगर आपका एग्जाम रह गया ना, तो फिर तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर तो आप लग जाओ इस एग्जाम के पीछे। इतना इसको प्रैक्टिस करो कि ऐसे निकले मलाई की तरह आईएमएम और एचसीपीएस। और डेफिनेटली निकलेगा। मैंने बोला है ना, इस एग्जाम में रगड़ा हर एक पे लगता है। किसी को आईएमएम में लगता है, किसी को एफसीपीएस में लगता है। जिसको आईएमएम और एफसीपीएस की थ्योरी में नहीं लगता ना, उसको फिर क्लिनिकल में जरूर लगता है। और जिसको लगता है ना रगड़ा, वही अच्छा क्लिनिकल डॉक्टर है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं ना। मैं ये नहीं कहती कि तुम लोग सारे फेल हो जाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करो। मैं तो नेचर की तरफ से तुम लोगों को एक और बात बता रही हूँ, खुदा न खास्ता अगर हालात डिफिकल्ट भी हैं, तो ये मजीद आपको एक हीरा बनाने वाले हैं। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है। इनमें भी कोई ना कोई विजडम है। चले, तो सरिश थैंक यू, तुमने अच्छी बातें बताई प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट के वजह से। तो मैं इनको ये बता रही थी, ग्रीन टाइप गाइडलाइन इन्होंने करनी है 2017 के बाद। कोई भी गाइडलाइन आई है ना, तो ये इन पे वाजिब है करना, क्योंकि उससे पहले जो मटेरियल था वो तो ईबीएम ड्यूज में है, वो तो वो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन उस इसके अलावा जो 2017 के बाद कुछ भी रिवाइज हुआ है, वो आपके लिए रेफरेंस ईबीएम या ड्यू एज कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वो फिर वो वही गाइडलाइन होनी चाहिए। लेबर है, प्रीटम है, वीबैक है, इंडक्शन है, ब्लीच है, जो भी है। ठीक है, तो आप 3 स्टेप में चाहें तो गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। हमेशा किसी की भी समरी पे ना ट्रस्ट किया करें, पूरी स्क्रीन करें गाइडलाइन को क्विकली। और आईएमएम के लेवल पे अगर पूरी स्क्रीन नहीं भी कर सकते, तो रिकमेंडेशन जरूर आपने करनी है। आपका 80-90% कॉन्टेंट एग्जाम का रिकमेंडेशन से ही आ जाता है। तो पहले स्टेप पे आप पढ़े, एक सर्वे कर ले पूरी गाइडलाइन का कि क्या कुछ इसमें आया है। फिर आप रिकमेंडेशन बाय हार्ट करें। ठीक है, अब गाइडलाइन में हमेशा कुछ ना कुछ टेबल्स या प्रोटोकॉल्स होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे अगर मैं कहूँ तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की गाइडलाइन में इतने इंपॉर्टेंट टेबल्स और एल्गोरिथम है, आपको गाइडलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ आईएमएम के हवाले से उन्हीं टेबल्स और गाइडलाइन से कवर हो जाता है। उसी में से ही आपका कॉन्सेंट्रेट एग्जाम आ रहा होता है। तो रिकमेंडेशंस को, गाइडलाइन में दी हुई टेबल्स, प्रोटोकॉल्स या एल्गोरिथम को आपने बिल्कुल हल्का नहीं लेना। ठीक है, चाहे तो बस इन्हीं को ही प्रिंट आउट करके अपने नोट्स में डालना इंस्टेड ऑफ द होल गाइडलाइन। लेकिन अच्छे कैंडिडेट को पूरी गाइडलाइन को एक सर्वे करना चाहिए, पूरी एक दफा पढ़नी चाहिए। पूरी एक दफा पढ़ के हाईलाइट नहीं करनी। ठीक है, हाईलाइट जो करनी है वो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, कुछ परसेंटेजेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि सारी। लेकिन फिर भी परसेंटेजेस आप अलग से लिखें। एंड मैं बताती हूँ कि क्या करना है परसेंटेजेस का।
और ये जो गाइडलाइंस हैं या ये जो आपकी नोट्स मेकिंग है ना, चाहे ये जीटीजी की है चाहे ये नाइस की है, ये कोई एक दफा का काम नहीं है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक रीडिंग जो आपकी पहली रीडिंग होती है वो सबसे अच्छी रीडिंग होती है, 70% आपका काम उसमें हो जाता है। लेकिन जब आप सेकंड करते हो तो आप फिर उसमें मजीद चीजें ऐड करते हो या शॉर्ट करते हो, थर्ड में मजीद चीजें ऐड करते हो, शॉर्ट करते हो। जब आप पास पेपर्स पढ़ते हो आपको दो तीन चीजें मजीद, आपका अंदाज बदल जाता है उन चीजों को पढ़ने का, आप मजीद अपने नोट्स को रिफाइन करते हो। तो नोट्स मेकिंग और क्वालिटी नोट्स मेकिंग एक वंस टाइम जॉब नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और जो लोग ये ऐसा काम करते हैं दे आर रियल बिगिनर्स, इनकी जिंदगी वाकई आसान है, आईएमएम में भी और बाद में भी। ठीक है। ओके। अगर मैंने अभी आपसे बात की ना कि लाइक अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला इन्फेक्शन हमें डिफिकल्ट लगते हैं, तो देखो इन्फेक्शन की तो आपने पढ़ ली गाइडलाइन कि भाई पैश की है, ये रूबेला की है, डॉज की है, ये सेप्सिस की है। और मैटरनल हवाले से आपने देख लिया कि मलेरिया, डेंगू है, क्लेमाइडिया, एसटीडीज है, यूटीआई है, सेप्सिस है। लेकिन आपने जब नोट्स बनाने हैं ना, आपने टॉपिक वाइज तो हाईलाइट की है चीजें, जब आपने नोट्स बनाने हैं, मैंने बोला ना क्वालिटी नोट्स ऑर्गन की ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो फिर आपने देखना है इन सब में से सारे इन्फेक्शन नहीं कराते, नॉर्मली कुछ कराते हैं, सारे हाइड्रोप्स नहीं कराते, कुछ कराते हैं। सबके साथ रैश नहीं आता, कुछ के साथ आता है। सब जेनिटल अल्सर नहीं कराते, कुछ के साथ आते हैं। और सब में पेनफुल नहीं होते, कुछ में पेनलेस भी होते हैं। कुछ सब में लिम्फेडेनोपैथी नहीं होती, कुछ में होती भी है। कुछ में सब इन्फेक्शन विजाइनल डिस्चार्ज के साथ नहीं आते, बट जो आते हैं उनमें अपने फीचर्स हैं। कोई इचिंग के साथ है, कोई ऑफेंसिव बहुत है, किसी में सर्वाइकल लीजन्स हैं, किसी के इम्यूनिटी लाइफ लॉस है, किसी के शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है, हर दफा उसको आपको लगानी पड़ेगी वैक्सीन या बूस्टर। ठीक है। सारे इन्फेक्शन ही बैक्टीरियल नहीं है, कुछ वायरल हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, कुछ फंगल हैं। तो इस तरह आपने क्वालिटी नोट्स बनवाने हैं, हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। ठीक है। ओके। मेडिकल डिसऑर्डर भी आप इसी तरह पढ़ा करें कि प्री कंसेप्शनल पीरियड में जैसे में एपिलेप्सी या डायबिटीज है, तो कौन सी ऐसी दो तीन चीजें हैं जो आपने जरूर पेशेंट में देखनी है। एचबीएनसी डायबिटीज में देखना है, या एपिलेप्सी है तो लास्ट फिट कब पड़ा है, या कार्डिक है तो वार्फरिन पे है या नहीं। देयर शुड बी समथिंग प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में, जैसे कोई पीसीएम का केस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का या पेरीपार्टम मायोपैथी का, क्या उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन को कब अलाउ करनी है प्रेगनेंसी। तो हर मेडिकल डिसऑर्डर का एक सेट स्टैंडर्ड होता है जिसके बाद आपने अलाउ करनी है कंसेप्शन, वो हर डिसऑर्डर के साथ लिखें। फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर की अपनी अपनी रिकमेंडेशंस है। टाइम ऑफ डिलीवरी हर एक का डिफरेंट है, मोड ऑफ डिलीवरी हर एक का डिपेंड करता है सर्टन बज़वर्ड्स पे, वो लिखे। लेबर का प्रोटोकॉल हर मेडिकल डिसऑर्डर का अपना है, अस्थमा का, कार्डियक का, हाइपरटेंशन का, है ना, आपको पता है। हर एक का एनेस्थीसिया डिफरेंट है, किसी में जी है, किसी में एपिड्यूरल है। ठीक है। फिर हर एक में ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ नहीं होती, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में मसला करती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो लैक्टेशन में देते हैं, बस फीडिंग में नहीं देते। आपके अभी एग्जाम में भी काफी मसले मसाइल हुए जिन लोगों ने इन चीजों को बहुत अच्छी किया। हर कॉन्ट्रासेप्शन हर मेडिकल डिसऑर्डर के लिए नहीं है, क्योंकि मैं क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरियस मेडिकल डिसऑर्डर में डिफरेंट है, किसी में 1 है, किसी में वो 4 है। ठीक है। हर डिसऑर्डर में रिकरेंस नहीं है, जैसे ओब्सकोली की 70% रिकरेंस है, प्रीक्लेम्शिया की रिकरेंस है ना, डायबिटीज की रिकरेंस है, गेस्टेशनल डायबिटीज की। तो ये सब चीजें आपने लिखनी है, ये इस तरह के नोट्स बनाए थे कि आप एक दफा एक ही पेज में पूरा टॉपिक आपका ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और किसी भी तरीके से उस पर कोई क्वेश्चन आता है, कैच पॉइंट आपने पहले मेंशन की है। तो मैंने अभी जिन कैंडिडेट से बात की, एक तो ये मुझे मसला पेश आया कि किसी को इन्फेक्शन बुरा लग रहा है, किसी को मेडिकल डिसऑर्डर, किसी को कॉन्ट्रासेप्शन। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि अपने स्टडी सोर्सेज एक तो अपग्रेड करें और अपनी नोट्स मेकिंग पे थोड़ा फोकस करें। ठीक है। जो नोट्स मेकिंग हम आपसे करवाना चाहते हैं वैसे करेंगे तो ही आपकी जिंदगी आसान है। वही नो आपके एग्जाम में क्या आया, मैंने कंपाइल किया आपकी सारी इनसाइट सीरीज। जब मैं आपको लेक्चर देती हूँ, पूरी इनसाइट, पूरा आपका आईएमएम एमसीक्यूज का पूल मेरे माइंड में होता है। अगर मैं ड्यूरिंग माई लाइव सेशन इफ आई एम emphasizing सर्टेन पॉइंट्स, तो इट्स मीन दे आर एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उनको मेंशन करें अपने नोट्स पर, हाईलाइट करें। आप रिकॉल्स के लिए हाईलाइट कलर ही डिफरेंट कर दें, ग्रीन कर दें, बाकी हर चीज आप येलो यूज करें। ठीक है। तो इस तरह से आप मेडिकल डिसऑर्डर से बच कर सकते हैं। सेम आप किसी भी मॉड्यूल को पढ़े, उसमें कुछ ना कुछ है। ऑन्कोलॉजी में आप हर एक की प्री मेलिग्नेंट फेज नहीं है, वैसे वैसे हर एक की है, सिर्फ ओवरी की नहीं है और ब्रेस्ट की नहीं है, बाकी सबकी है। ठीक है।
लेकिन जिनकी है उनमें किसकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं, किस क्या वो प्री मेलिंग कंडीशंस को डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या उनकी प्रेजेंटेशन है। एक हर कैंसर का अपना एक स्पेसिफिक सिम्टम है। हर जैसे सर्वाइकल कैंसर है, डिस्चार्ज पीसीबी दोनों में होता है, लेकिन पीसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस। बल्बल कैंसर है, उसमें इचिंग भी होती है और पेन भी है और टीएमबी भी है, बट इचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके कैच पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह आप अपने कैंसर करें कि हर कैंसर की प्री मेलिग्नेंट फेज है, आपके एग्जाम में प्री मेलिग्नेंट फेजेज भी आती है। मेलिग्नेंट फेजेज में मैक्सिमम मैंने देखा स्टेज या पूछ लेते हैं, वो भी सर्विक्स या एंडोमेट्रियम की, कभी कभार ओवरी की, वल्वा वजाइना ब्रेस्ट में हम ही जाते हैं। लेकिन ब्रेस्ट की बिनाइन कंडीशंस आती हैं, फाइब्रोइडोमास और जिस पैचर डिजीज एक्सेट्रा है। मैं जब हम करेंगे उनको तो मैं आपको गाइड करूंगी कि इसको भी हाई क्वालिटी नोट्स हम बना सकते हैं। और फिर आपको वो पूरी की पूरी गाइडलाइन नहीं रिवाइज करने की जरूरत, एंड पे पूरा टॉपिक एक पेज पे ही होना चाहिए। और जिंदगी आसान है। ठीक है, तो अभी जिनसे मेरी अभी बिफोर सेशन जब गॉसिप्स चल रही थी, तो कैंडिडेट्स कह रहे थे कि स्कोर जो है इम्प्रूव नहीं होता, तो मैंने बोला कांस्टेंट फैक्टर है, उसको ढूंढें, उसको आइडेंटिफाई करें। कुछ को लगा कि उन्होंने टेम्परेचर पढ़ी, तो मैंने बोला कि स्टडी सोर्सेज को करेक्ट करें। एक कैंडिडेट, कुछ या एक या दो तो ना गए, काफी ज्यादा ऐसे भी हैं जिनको रिवीजन मुश्किल लगती है। जब तक रिवीजन अच्छी नहीं है ना, तब तक आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपनी इंफॉर्मेशन। तो अच्छी रिवीजन के लिए काम रिवीजन टाइम पे नहीं होता, अब होगा। इफ यू आर अपेयरिंग इन अगस्त एग्जाम, तो नाउ टुडे टुडे बिफोर योर एग्जाम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, ये वो हाई टाइम है कि आपने अच्छी रिवीजन के लिए अच्छे काम करने हैं, और वो हैं आपके अच्छे नोट्स। नोट्स इतने खूबसूरत हो, उनको पढ़ने को दिन चले वो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ना हो, आप बाद में खुद ही ना पहचान सको। और वो हाई क्वालिटी हो, पूरी की पूरी चीज हाईलाइट कर दी, टॉपिक हाईलाइट कर दिया और छाप दिया, तो वो कहाँ के नोट्स है। देयर शुड बी सम कैच पॉइंट्स ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तभी आप रिवाइज कर सकेंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले पूरा आपका सिलेबस रिवाइज करना आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। आप वही रिवाइज कर सकते हैं जो आपने स्क्रीन करके शॉर्ट किया है। जिसने स्क्रीन करके शॉर्ट नहीं किया वो क्या रिवाइज करेगा, वो तो पेज टू पेज पढ़ता रहेगा, कोई चीज नहीं आपके माइंड में लिखनी होने वाली। ठीक है, स्ट्रेस के स्ट्रेस भी साथ में होती है। तो if you want to improve your score, if you want to be successful in first attempt, तो मैं आपको 3 एडवाइसेस कह रही हूँ। क्वालिटी स्टडी करें, नंबर ऑफ रिवीजन डज नॉट मैटर। आप 10 रिवीजन कर लें, आप उसी तरीके से पढ़े जा रहे हो ब्लाइंडली, प्लेन, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई कैच पॉइंट नहीं है। उससे बेहतर है एक अच्छी रीडिंग कर लें, क्वालिटी रीडिंग कर लें, ताकि आप आंसर करने के लायक हो। दूसरा, अपने स्टडी सोर्सेज को अपग्रेड करें। ठीक है, और तीसरा, रूटीन में रहें। ऐसा नहीं है 6 दिन के बाद पढ़ा 10 10 घंटे तो बस हो गया। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं और रोज 1 घंटा पढ़ते हैं और अपने क्वालिटी टाइम का 1 घंटा पढ़ते हैं, दैट मैटर्स। ठीक है, ओके। बाकी टिप्स चलती रहेंगी, लेकिन जैसे आपने डायबिटीज पढ़नी है, तो आपके एंड पे डायबिटीज का सिर्फ एक एक पेज होना चाहिए समरी के नाम पे, 5 पेज नहीं होने चाहिए, फिर वो नोट्स ही नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे कर लें, जब भी नोट्स बनाएं सबसे पहले फिगर्स लिखें जो इंपॉर्टेंट है, हर किस्म का उल्टा सीधा परसेंटेज नहीं डालना। और परसेंटेजेस ज्यादातर लेबर में से ही आती हैं। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई मैम, तो अगर आपने परसेंटेजेस करनी भी हैं बड़ा नैरो डाउन करके, तो फिर आप लेबर की करनी है कि अब पीपीएच है की रिकरेंस कितनी है, पीएचएस की रिकरेंस कितनी है, किसमें मोर्टेलिटीज हैं, किसमें फेलियर रेट है इंडक्शन का, क्या सक्सेस रेट है। बस यही सब चीजें जो हम आपको करवाते रहेंगे। ओके, तो दूसरे, पहले लिखे इंपॉर्टेंट फिगर्स, सारी नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट। फिर लिखे रिकमेंडेशंस, बाय हार्ट करने हैं। फिर निकाल लें उस गाइडलाइन में, या आपने किसी बुक से पढ़ा है, चाहे वो ईबीएम या ड्यूहर्स, उसमें कोई टेबल या समरी या बुलेट पॉइंट्स हैं, वो कट पेस्ट करके लगा लें अगर नहीं लिख सकते। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 पेजेस छोड़ दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए, रिकॉल्स हाईलाइट करने के लिए, रेडी टू यूज आपके नोट्स बन गए हैं। हम्म? नहीं, डीमोरल नहीं होना, मैंने बोला है ना, दिस इज योर फाइट। वैरियर बने ना, एक अच्छा वैरियर तो नहीं डरता।
अब वो महमूद वजन ने भी 17 दफा हारा था, फिर भी वो लगा रहा ना, जीत गया फाइनली। नो नो नो, डू नॉट क्विट। डू ना, अब तो वापसी का रास्ता ही नहीं है। वो सही किया ना उसने, स्लाइड में यूं भी था वो अपनी हारी हुई, और नहीं अपनी, वो उसने देखा ना मेरी फौज थोड़ी सी अ, डर गई है इतने ज्यादा अ, सिपाहियों को देख के, दुश्मन के, तो उसने उनकी कश्तियां ही जला दी। पीछे जाने का रास्ता ही नहीं था, फिर वो लड़े। नो नो, अपने आप को तुम लोग ऑप्शन देते हो ना, ये तुम सबसे बुरा करते हो, अपने आप को ऑप्शन ही नहीं देनी। यू आर बाउंड टू पास दिस एग्जाम इन अगस्त बाय एनी मीन। कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। मेरी ना नीस का पेपर था, पार्ट 1 का, एमआरसीजी का। मेरी अभी मालटा की डेथ हुई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हम सब परेशान थे, उनकी अटैचमेंट भी अम्मी से बहुत ज्यादा थी। तो पढ़ना छोड़ दिया उसने। एमआरसीजी वन का एग्जाम भी इतना महंगा, 2 लाख का उसका। मैं कहा अब तुमने भर ही दिया ना, तो भाई अब इसको तुमने करना है। एग्जाम से 10 दिन पहले कहती है तो इसको रिफंड करा देती हूँ। मैंने कहा नो नो, इफ तुम यू विल गिव योर सेल्फ दिस ऑप्शन रिफंड की, तो तुम फिर रिफंड ही कराती हो, डोंट डू दिस। 10 दिन है, उठाओ पास पेपर्स, बैठो मेरे साथ। मैं भी एमआरसीजी वन मेंटोर कर रही थी। ऐसे मुझे सुनती नहीं है, पर मैंने उसको, हाँ बैठो तुम तो। और मैंने कहा तुम ये पास पेपर्स करो, उससे रेट्रोग्रेड जाके जितने सिलेबस थ्री पढ़नी पड़ती है सिर्फ वही थ्री पढ़ो तुम। और तुमने ये नहीं छोड़ना ट्रैक, और तुमने अपने आपको ऑप्शन ही नहीं देनी कि तुम ये रिफंड कराओगे। और तुम इसको इस ऑप्शन को तो निकालो माइंड से। बिलीव मी, आई एम विटनेस ऑफ हर स्ट्रगल। इन 10 days शी स्कोर्ड 91%। तो बस आपने आपको ऑप्शन नहीं देनी आपने। और एग्जाम फोकस्ड ओरिएंटेड तरीका हमेशा ही होता है, हमेशा हर एग्जाम में ही होता है। और तुम लोगों के लिए भी है। अब तुम लोग मुझे आप बोलोगे तो मैं तुम्हें गाइडलाइन पढ़ा रही हूँ, वो एक तबका ऐसा भी आएगा जो एग्जाम से महीना पहले मुझे कहेगा मैडम अब क्या करूँ, अब तो कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर मैं उसको अलग एडवाइस दूंगी। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मतलब लाइक 100% लें, बट यू कैन स्कोर 76% इजीली। इजीली, अगर आप गिव अप नहीं करते। डू नॉट गिव, जिंदगी में गिव अप नहीं होना चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने बोला था ना एक्सक्यूजेस के लिए तो आपका माइंड तैयार बैठा हुआ है ना। ठीक है। तो सोल्यूशन निकालने हैं। चलिए, आफ्टर रीडिंग लेटेस्ट अटैच योर नोट्स इन रिस्पेक्टिव मॉड्यूल। जो बच्चा मैं फिर कह रही हूँ, जो बच्चा इस ये मॉड्यूल वाइज प्रेपरेशन पे यकीन रखता है ना, अपने स्टडी स्टफ को ऑर्गेनाइज रखता है, अपने अच्छे नोट्स बनाता है, खुद ही बनाता है, किसी और के नहीं, ना कि मेरे ना डॉक्टर सैरिश पे। नो, यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू ओनली यू नो आपको क्या चीज भूलती है, वही तो आपके नोट्स है। आपका अल्लाह मैंने एक यूनिक स्टाइल दिया है दिमाग को पढ़ने का, इसी के तो बेस पे तुम लोगों ने कितने एग्जाम इम्तिहान पास किए हैं। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ऑन एनीवन्स माइंड फॉर समरी मेकिंग। ठीक है। तो ये जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, दिस इज द बेस्ट वर्क। ये आपके लिए ही है ना, आपके लिए किसी ने और क्या काम करना, आप ही ने तो करना है। तो ये आपकी यूनिक वे है टू रिमेम्बर द थिंग्स, इसको बनाए। और लिसन, इफ यू आर वर्किंग ऑन मेडिकल डिसऑर्डर, तो यार मेडिकल डिसऑर्डर को एक जगह पे ही रखो, उसमें ना डालो गाइनी प्लीज। गाइनी के लिए अलग कोई जर्नल खरीद लो, अलग फाइल खरीद लो। ठीक है। मैं तो ऐसी होती थी, जब हम तो खैर पढ़ते थे ईबीएम, हमारे जमाने में ईबीएम ही अब एक लेटेस्ट बुक थी। तो मैंने तो ईबीएम के सारे जो सेक्शंस थे डिवाइड कर दिए थे। गायनी अलग, ओब्स अलग, और ओब्स में से भी पेपर अलग, एंटीनेटल अलग, मेडिकल डिसऑर्डर मेडिसिन अलग। 5-6 फाइलें खरीदी, हर एक में वो पंच किया, उसको चिपका दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स बनाए रेलेवेंट टू दैट, वो उधर चिपका दिया। फिर कहीं से कुछ अच्छा मिल गया, जैसे डायबिटीज तो इतना बड़ा सिंड्रोम है ना, स्लाइडिंग स्केल मिल गया, कहीं से डाइट चार्ट मिल गया, वो हर चीज में लगाती गई। एंड ऑफ द दिस मेरा ट्रेनिंग खत्म हुई व्हेन आई हैव टू प्रिपेयर माय क्लिनिकल एग्जाम। लोग इस वक्त ऐसे फिर रहे थे कि बस हमें कोई स्टडी मटेरियल मिले, हमें किताबें मिले। मुझे, मेरी तो अपनी किताबें रेडी टू यूज थी, आराम से मजे से पढ़ी। जब मैंने डायबिटीज पढ़नी है, मेरी हर चीज मेरी डायबिटीज की फाइल में अटैच थी, और मैंने बड़े सुकून से पढ़ी, तो मुझे वो टाइम नहीं मेरा वेस्ट हुआ चीजें ढूंढने में, फिर उनकी उनको ऑर्गेनाइज करने में या उनको शॉर्ट करने में। हो गया था मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लिनिकल एग्जाम पास, और इतना अच्छा पास हुआ, मैंने 3 क्लिनिकल केसेस की बुक्स लिख दी, जिनको आज तक कोई कंप्लीट नहीं कर सका। स्टैंडर्ड टॉक्स गाइनी की अलग बुक है, कम्प्रिहेंसिव टॉक्स की अलग बुक है, और पास पेपर टॉक्स की अलग बुक है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग, अभी तो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो ना, अगर ट्रेनिंग में ही ये काम नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन का,
फिर पार्ट टू में क्या मुश्किल पेश आएगी, वो भी निकल गया तो फिर क्लिनिकल में मुश्किल पेश आएगी। और ये आपकी तो रोजी रोटी ही यही एग्जाम है, फिर पेशेंट प्रैक्टिस में मुश्किल पेश आएगी, जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। ठीक है, एक दफा एफर्ट करो और इसका फ्रूट सारी उम्र खाने को मिलेगा। ओके, तो मेरी आप लोगों से ये वाइड एडवाइस ये है कि जैसे रिकॉल्स के लिए आपने इनसाइड आर्गुमेंट एनसीपीएस पढ़नी है, तो आपने बुक्स में ड्यूहर्स्ट ईबीएम को ही रखना, बिकॉज स्टिल ड्यूहर्स्ट ईबीएम में बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, और गाइडलाइन अनफॉर्चुनेटली उनको कवर नहीं करती। तो करना क्या है, हर वो टॉपिक जो 2017 से ऑनवर्ड्स की गाइडलाइन अवेलेबल है ना, जीकेजी की, नाइस की, एफएसएलएच की, बैश की, पीगो की, या एनएचएस अपडेट है सिम की 2022 की, 2020 की, ये ये आपने तो वो करनी है एडिशनल। ये टोटल मिला के कोई 15-16 टॉपिक्स बनते हैं, बाकी रेस्ट आपने, आपको डीओस पसंद है आप डीओस से करें, आपको ईबीएम पसंद है आप ईबीएम से करें। तो ये 15-16 टॉपिक्स हैं एडिशनल, जो कि आपने स्टडी सोर्सेज से करने हैं। एस्थमा का, यूट्राइन परफोरेशन, एनोमलीज का, परफोरेशन का, और कुछ प्राइमरी म्यूरल के तो आर्टिकल्स या हैं, तो वो आपने करने हैं या हम लोग करवा देंगे, उसमें से कुछ टेबल भी करने वाले हैं, वरना तो आपके लिए बहुत है। सिंगल ब्रेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेज प्री टेस्ट तो मस्ट है, विलियम तो मैंने क्यूरी लगाई है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, पॉसिबल ही नहीं है, डुएबल नहीं है, हम भी नहीं करते थे इसके बगैर ही हम पास हुए। हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने होते थे, वही हम आपको कराएंगे सॉरी। लेकिन लेंथ प्री टेस्ट में भी मसला है ना, ये इनके क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनके आंसर अच्छे नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके जो आंसर हैं वो एसीयूजी गाइडलाइन पे हैं, क्योंकि अमेरिकन बुक्स हैं, हमने तो हमारी तो ये इंग्लैंड की सिलेबस की गाइडलाइन है, तो इसलिए वो रिलायबल नहीं है, या फिर ये बुक्स अपडेट नहीं हुई। अब इनकी कीज भी अपडेट नहीं हुई, तो हमने तो अपडेटेड कीज चूज करनी है। तो लेन प्री टेस्ट आई विल एडवाइस यू, आप अकेले मत पढ़ें, विद ग्रुप पढ़ें या विद सम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें जो आपको रिलायबल कीज प्रोवाइड कर सके, लाइक नेट होम लर्निंग। अच्छा देखिए, आपने इतनी एफर्ट की, आपने अच्छे नोट्स बनाए, आपने स्टडी मटेरियल को अप टू डेट रखा, ठीक है, और आपने रिकॉल्स की बुक पढ़ी, और आपने लेन टेस्ट की करेक्टेड कीज पढ़ी, इसके बाद अगर तुम लोग फेल होते हो ना, तुम बोल ही नहीं सकते। मनी बैक गारंटी है मेरी, टेक माई वर्ड्स। जो बच्चा इतनी एफर्ट करता है वही तो पास होता है, वही तो बना है पास होने के लिए, उसी ने तो पास होना है, और कौन पास होगा बताओ मुझे। ठीक है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी अगर, मीन्स अगर आईएमएम से ही तुम लोग सुधर जाओ। हमारा जो सेशन है ना आईएमएम थ्योरी के लिए, अगस्त 2023 की प्रेपरेशन के लिए फरूक जी, हम आपके पूरा सिलेबस कंपाइल कराएंगे, जो भी आईएमएम में आपकी ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका तरीका ये है कि डेली टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे डेली, और उस पर आपको टॉपिक वाइज क्विज भी मिलेंगे, और वीकली आपका एक रिकैप लाइव सेशन होगा विद अस, विद मी या विद डॉक्टर सैतिश। ठीक है, तो डेली भी रिवाइज कर रहे हो, फिर रिकैप भी कर रहे हो, साथ साथ ये भी पता चल रहा है ये रिकॉल है ये रिकॉल है, तो यू कैन इजीली स्कोर 75%, इफ इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी अदर बुक। सिर्फ इसी थ्योरी कोर्स से यू आर कैपेबल टू स्कोर 75% प्लस, टेक माई वर्ड्स, लिख लें इनको, मतलब आप मुझे विद एनी क्वेश्चन कोट कर सकते हैं कि ये इस थ्योरी से था या नहीं। और इतनी अच्छी थ्योरी होती है, तो यू कैन वर्क ऑन एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल, कि भाई इसमें मेरा कैच पॉइंट ये है, ये ऑप्शन नहीं है, अब आपको की नहीं आती, बट आपकी चूंकि थ्योरी अच्छी है तो आप ये जरूर कर लेते हो कि ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, पीछे क्या पड़ा, डी बचा यार। इस पे प्रॉब्लम है, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, बट आई एम श्योर ये चार ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है। दैट इज योर की, दिस इज योर एक्सपीरियंस की। अच्छी थ्योरी के ये फायदे होते हैं कि आप एक्सक्लूड करके भी की बना लेते हो। ठीक है, तो अभी कल मेरा सेशन था, यूरोगाइनिक ग्राफ था। यूरोगाइनिक ग्राफ में ना एक्सटेंडेड पैटर्न होता है कि एब्डोमिनल प्रेशर के ऊपर आनी है, सबसे नीचे डिट्रोसर की आनी है, ये हर जगह ऐसा हर जगह। लेकिन जो सीपीएसपी वाले उठा के टॉक्स में देते हैं ना जो ग्राफ, वो उल्टा होता है बिल्कुल और किसी फरिश्ते को पता नहीं चलता कौन सा ग्राफ क्या है, समझ नहीं आती वाइडिंग फेस की है वो इतना पुअर क्वालिटी का होता है या फिलिंग फेस की है। बट यस्टरडे वी वर वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, हम फिर भी पहुंच गए, हम फिर भी पहुंच गए कि ये ग्राफ किसको शो करता है, बिकॉज वी नो द वैल्यूज, हमें पता है कि कट ऑफ हर हर फेज प्रेशर की एक मेजरमेंट थी, हमें पता है
कि ये जो एमसीसी लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी है, ये आती है फिलिंग फेज में है, हमने फिर भी निकाला ये फिलिंग फेज का। बट अब यू कैन वर्क ऑन इट बिकॉज यू हैव अ गुड थ्योरी ऑन दिस। अच्छी थ्योरी है तो पुअर से पुअर पेपर भी हल किया जा सकता है। वही है ना कि एक्सक्यूजेस मत ढूंढे, देयर देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। चले, लंबा ही हो गया सेशन। अच्छा, हमारे मेरे जो रिकैप सेशंस हैं उनकी डेट्स हुए हैं। लेबर 6 को लेबर के गाइड से स्टार्ट करेंगे, 7 को वी विल स्टार्ट। हम इसी हफ्ते से इंशाल्लाह लेबर स्टार्ट कर देंगे। और लेकिन इसका रिकैप 6 या 7 मार्च को हो जाएगा, ये टेंटेटिव प्लानर है। इसके बाद हम एंटीनेटल मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, डेली एंटीनेटल का एक टॉपिक करेंगे। और 15 को उन सारे टॉपिक्स का हम रिकैप कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह टॉर्च हम करेंगे। इसके अलावा टॉर्च में मैंने जिका भी डाला क्योंकि जिका भी नॉर्मली आता है, साथ में सेप्सिस। तो ये टॉपिक्स हम 15 से 22 तक डेली करेंगे, और 22 को जाके सॉरी हम इसका रिकैप कर लेंगे। इसके करने के बाद हम टीआईडी यूटीआई स्टार्ट कर लेंगे, 22 को इसका रिकैप कर लेंगे। इसके बाद हम HIV, हैप और मलेरिया, TB, डेंगू करना शुरू कर देंगे। डेली टॉपिक वाइज आपको रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन विद लेक्चर्स, इजी टू अंडरस्टैंड इन माई वॉइस मोड मिलते रहेंगे। और टॉपिक वाइज क्विज़ेस मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों की क्यूरीज होती हैं, होनी भी चाहिए एक एक्टिव माइंड की। वो 5 को आप लाइव देखेंगे, विल डिस्कस दैम। और एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट्स 12 स्लाइड्स के थ्रू गो थ्रू कर लेंगे। और सेम पर मेडिकल डिसऑर्डर सेशन इसके 2 रखे हैं, क्योंकि मेडिकल डिसऑर्डर भी ज्यादा है। डायबिटीज एनीमिया ही पूरा टाइम ले जाती है, तो फिर एपिलेप्सी, कार्डियक, अस्थमा, जॉन्डस, ये सब चीजें। रिपीटल मेडिसिन पे एक दिन नॉर्मली जाइए कर लेंगे सर। 20 सेशन में सारे प्रीनेटल स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेंगे, बस हो गया। इसी तरह जनरल गाइनी में ब्रामोटाइन फीडिंग, हेड लो, फाइब्राइड, हाइपरप्लेजिया, ये सब कर लेंगे। फिर इनफर्टिलिटी एक दिन में कर लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेल। और प्री मेडिकल कंडीशन जो भी सिन, बिन, मोलर शोलर है सारी, वो 24 को हो जाएंगी। और यूरोकाइली आपका 31 को जाएगा। तो ये विद इन 3 मंथ्स आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है थ्रू रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन आपका पूरी थ्योरी आपकी जो है कवर हो जाएगी। इसमें आपको ये डेफिनेटली पता चलेगा कि ये टॉपिक, ये पॉइंट, ये चीज रिकॉल हुई है। हालांकि आप पढ़ नहीं रहे, बिकॉज जिसने रिकॉल बनाए हैं वो आपको पढ़ा रहा है, उसके माइंड में सब चीजें फिट है। तो ये कितना आपके लिए ब्लेसिंग है कि व्हेन यू आर लिसनिंग डायबिटीज रिलेटेड जितनी क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे। नो बडी कैन टेल यू एवर। वो तो आपको सिर्फ डायबिटीज पढ़ा के ही फारिग हो सकता है। दे कांट टेल यू कि इसमें से आया क्या था 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 21 में, और अभी रिसेंटली अभी MCQS में। तो ये आपको बड़ा फायदा होता है एट होम के प्लेटफॉर्म से। ओके। um, जो मेरे मॉड्यूल्स हैं वो मैंने थोड़े डिफरेंट बनाए हैं, लेकिन जो कॉलेज के मॉड्यूल्स हैं वो 14 है। तो इनमें ना उलझा करें, एंड ऑफ द डे मैं आपको ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके कवर हो ही जाते हैं। नो वरीज। कॉलेज ने 14 बनाए हैं, हम 7 मॉड्यूल्स या एक में हम कवर। जैसे टीचिंग है, टीचिंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ये टॉक्स में हम कर पाते हैं। जैसे सब फर्टिलिटी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो सब फर्टिलिटी अलग मॉड्यूल मैंने कराया है। बट जनरल गाइनी में आपकी ये कॉन्ट्रासेप्शन सारी आ जाएगी। ठीक है, अर्ली टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे लेबर और डिलीवरी अलग मॉड्यूल है, बट लेबर में मैं डिलीवरी कंप्लीट करवा दूंगी आपको। तो नंबर ऑफ, ये किसी ने क्यूरी पूछी थी, मैं एक्सप्लेन कर। अच्छा, मैंने अभी MRCD 2 का भी एक गाइड ग्रुप स्टार्ट कराया। उसके लिए मैंने जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल था वो ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल में अपलोड किया है। आप लोगों को फिर वो आर्टिकल्स या वो गाइडलाइन ओरिजिनल मिलती नहीं है, इसलिए दैट ये बिल्कुल एक गाइड ग्रुप है। तो आप लोग भी चाहेंगे तो मैं आप लोगों को इनकी एक्सेस दे दूंगी, तो आपको खबारी नहीं होगी ढूंढने में। ओके। बाकी रिपीटर्स का प्लान है, आ जाए रिपीटर्स। अभी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको कोई मसला है? रिजवाना, यस। चले, यू के पीपल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जो लोग अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, अभी तक के प्लानर में उनको कोई मसला है? हाउ टू हाउ वी विल डू 3 मंथ्स ड्रिल टू प्रिपेयर थ्योरी, या सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या है, बुक्स क्या है, कोई इसमें क्यूरी है तो बताएं। जी। आयशा, रब, रिजवाना, एनी क्यूरी? या आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग?
मैम मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं थ्योरी कोर्स भी ज्वाइन किया था, और मतलब अब थ्योरी कोर्स के लिए दोबारा से ज्वाइन करें, या जो उसमें नोट्स भी बनाए थे? डेफिनेटली, नो नो नो, डेफिनेटली ज्वाइन। जो बच्चे खुद से कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो रह गए हैं ना वो खुद से प्लीज मत करें, क्योंकि इतनी डिप्रेशन होती है अकेले करने में। यू नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, यू नीड अ टीम वर्क। ठीक है, आप अकेले बिल्कुल ना रहें। डू नॉट लीव योर सेल्फ अलोन। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट टाइम फॉर यू पीपल। मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, मोटिवेशन ब्रेक हो जाएगी, और फिर जो चीजें ग्रुप में चल रही होती हैं, विद प्लानर चल रही होती हैं, आप में ना एक जिंदगी रहती है उसमें करने की कि सब कर रहे हैं मैंने भी करना है। और आप, और हम्म। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, आप आपके दिमाग में भी अभी ना हो, लेकिन वो किसी ने पूछ लिया तो आपकी क्यूरी भी साथ क्लियर होगी। बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को ये बिल्कुल खुदकुशी की इजाजत नहीं दूंगी कि अकेले रहें। हाँ, मैं आप लोगों को कंसेशन जरूर दूंगी, बिकॉज यू पीपल हैव ज्वाइंड अस प्रीवियसली। अब यू रीज्वाइनिंग में आप लोगों को हैंड्स काउंट है, नो वरीज। ठीक है बट मैम। अकेले नहीं करना, ठीक है? मैम इतनी ये एफर्ट। कब से दोबारा हो रहा है थ्योरी कोर्स? 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक। 5 मार्च से आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, और 6 को में आपसे लेबर का सेशन होगा लाइव। ठीक है। ठीक है मैम। और लेबर के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ना, वो भी हम कर लेंगे अभी जो एग्जाम में आए थे, जो आपको लंबे लंबे सिनेरियोस लग रहे थे। ठीक है। ठीक है मैम। चले रिपीटर्स के लिए, रिपीटर्स मेरे हमेशा से दिल के बड़े करीब होते हैं, क्योंकि आई नो एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है, और आईएमएम का वो टाइम होता है जब आपकी शादियां भी हो रही होती हैं, फैमिली में चल रहा होता है, एक तीसरी मुसीबत एग्जाम फेल होके आ जाती है। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं से भी कमजोर पड़ो। ठीक है, डू नॉट क्विट। अच्छा तो खैर, ये पेपर है मेरा अभी, आज के सेशन में पेपर कराने का मूड नहीं है, करवाऊंगी जरूर। हम्म। अच्छा, रिपीटर्स के लिए मैंने यही बोला है कि एग्जाम को ना प्रायोरिटी दें जिंदगी में। आई नो चल रहे हैं आपके वो सारे एजेंडास चल रहे हैं, वो भी लाजिम है, लेकिन अगर इफ यू हैव डिसाइडेड टू अपेयर इन अगस्त, तो फिर आपने सारी, आपने जो स्पोर्ट सिस्टम है ना वो यूटिलाइज करना है। डोमेस्टिक के तौर पे कोई बच्चों के लिए मेड चाहिए, फजूल अननेसेसरी पंगे करने हैं जिठाने दिलाने से, वो ना करें, या सुपरवाइजर से करने हैं या बैच हेड से करने हैं, किसी से ना करें, बिल्कुल दरपेश बनना है। क्योंकि आप ना एक ही महाज पे लड़ सकते हो, अपने लिए मल्टीपल महाज ना क्रिएट करें, एक ही जंग लड़े एक वक्त में। ठीक है। और हर एक की ना एडवाइस से जान छुड़ाएं। ठीक है। वो शॉर्ट टर्म प्लान जो देते हैं, बस ये कर लो, छोटा सा टॉपिक कभी भी नहीं करना। ठीक है, मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म प्लान्स, आईएमएम कर भी लोगे तो फिर कौन सा तुम्हारी डिग्री हो जाएगी, आगे पार्ट 2 कभी नहीं होने वाला शॉर्ट टर्म चीजों से और शॉर्ट टर्म हरकतों से। तो बिग प्लान्स बनाने के लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मींस ईच डे की स्ट्रगल है, 1 या 2 घंटे रोज पढ़ते रहे, बस हो जाएगा। छोटे गोल अचीव करते हो तो बड़े गोल भी अचीव हो जाते हैं, बट शॉर्ट टर्म हरकतें नहीं करनी। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। अभी आप में से मैंने बोला ना, किसी को इन्फेक्शन मुश्किल लगा पिछले एग्जाम में, किसी को लेकर, आपने वहीं से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, किसी को प्राइमरी मेनोरिया। ठीक है, तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए। प्राइमरी मेनोरिया पे 3 4 इतने अच्छे जबरदस्त लोग आर्टिकल है। लेबर की नाइस गाइडलाइन इतनी जबरदस्त है, किसने मना कि आप उसको ना पढ़े? लिखा होगा कि ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके लिए तो है ये, आपने पढ़नी है तो हमने पास करनी है, नहीं समझ आती हमसे पूछिए। ठीक है, सॉल्व करें, ओपन करें अपनी रिकॉल्स बुक, और जितने भी लेबर के क्वेश्चन हैं उनको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके एक ही दफा बैठ के गो थ्रू कर लें, की नहीं समझ आती है डिस्कस विद अस। ठीक है। जो बस आपको चीज मुश्किल लगी है ना पिछले एग्जाम में, आपने उस पे पहले वर्क करना है। ये नहीं कि A to Z दोबारा से बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया फिर वही स्कोर आएगा। प्लेन स्टार्ट नहीं करना, जो मुश्किल है जो आपको तंग करता है उसी को इम्प्रूव करें। अच्छा, जो रिपीटर्स हैं, अगर वो चाहें तो रिट्रोग्रेड स्टडी प्लान बना सकते हैं, मतलब पहले रिकॉल्स कर लें, रिकॉल के साथ थ्योरी को दोबारा से देखें, क्योंकि फिर जब आप एक आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वे में पढ़ते हो, प्रॉब्लम सर पे पड़ती है, तो फिर दिमाग डिफरेंट तरीके से सोचता है। ठीक है। मे भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आप प्लेन पढ़े तो आपको समझ में आएगी, 0 पे क्या करना है, -1 पे क्या करना है, +1 पे क्या करना है। बट रिकॉल्स के थ्रू जाएंगे तो वो चीजें फ्रिक्वेंटली आगमेंट होंगी, और वैसे एग्जाम आएगा, आपने खुद अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल काफी दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, +3 पे क्या लगना है, +2 पे क्या लगना है, कौन सा कोर्स है, लाइकिंग लगेगा नहीं लगेगा, ये इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसको दफा करोगे तो गई 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 गई। और यू कैन, यू नो,
प्रैक्टिस कर करके इतने तुम लोग क्विक हो जाओगे, तुम शक्ल देख के इस क्वेश्चन के निकाल लोगे बार। 60 1 मिनट, हाँ 60 सेकेंड्स होते हैं ना, 1 या 2 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तुम लोगों ने 30 सेकेंड में उसको सॉल्व कर लिया। तुम्हें पता है जब लोग हम क्लिनिकल एग्जाम में प्रैक्टिस करते हैं, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करना, ठीक है? तो जब ठीक है, तो हमारा एग्जाम 30 मिनट का होता है, या अभी जो संडे टॉक्स में मजीद छोटा हो गया, 12 मिनट का हो गया। चलो लेट्स सपोज मैं 12 मिनट का ही कुछ बोलती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने वैसे ही देना है पेपर। तो यार 12 मिनट में एग्जामिनेशन हो सकता है एक बंदे का, जिसने एग्जाम वाले दिन ही पहली दफा किया? एग्जाम से पहले 100 दफा करोगे तो 4 मिनट में होगा एग्जामिनेशन, और फिर एग्जामिनेशन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जो नंबर, ये टाइम मैनेजमेंट है, ये डिपेंड करती है हाउ मेनी टाइम यू हैव प्रैक्टिस। ये ऐसे नहीं आती कि भाई टाइम मैनेजमेंट सीख लो, कैसे सीखोगे? यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अब मुझे यूवी प्रोलैप्स एग्जामिनेशन नहीं आता था, व्हेन आई वाज अ रेजिडेंट, नहीं आता था, बस अब है ही इतना मुश्किल। तो आई डिड इट 100 टाइम्स। मैंने किसी यूनिट में कोई प्रोलैप्स का पेशेंट नहीं छोड़ा। मैं इतनी दफा एग्जामिनेशन किया, लेफ्ट लेटरल में, डॉर्सल में, छोटी यूट्रस, बड़ी यूट्रस, जब यूट्रस बाहर नहीं निकलती क्या करना है, सिस्टोसील की वजह से समटाइम बाहर नहीं निकलती, तो फिर सिस्टोसील के लिए क्या करना है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हिस्ट्री में लिखी हुई पेशेंट को नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब। 100 दफा की, मुझे 100 दफा पता चला कि एग्जाम में किसी भी सिचुएशन को मैं टैकल कर सकती हूँ, मुझे वो 100 मुश्किलात पहले ही मुझे फील होंगी। हाउ व्हाट यू शुड आई डू? एग्जाम में भी आया खैर, और हुआ भी और कर भी लिया, और आप भी इंशाल्लाह करोगे। तो कहने का मकसद ये है कि कोई जीनियस नहीं होता घर से ना, और एक जीनियस बंदा या एक जहीन बंदा, वो कभी, वो ऐसे नहीं होता वो पास होता है एग्जाम हर जगह। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कि हमेशा हर जगह जिसकी गारंटी है कि वो पास हो सकता है, और वो है हार्ड वर्क। ठीक है? तो जहानत और जीनियस होना तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन ये जो हार्ड वर्क है ना, ये आपकी जो कंसिस्टेंसी है, ये आपने खुद को खुद ही देनी है, ये किसी ने नहीं आपसे स्नैच करनी है। तो हार्ड वर्कर कभी भी नहीं पीछे रहता। ठीक है? अच्छा, फिर जो रिपीटर्स है ना, उनके लिए मेरी ये है, आपके सजेशन, तुम लोग ये ना सोचो कि अगस्त की अटेम्प्ट हम अकेले दें या हम स्किप कर दें। आपका मोमेंटम में हो, भी अभी एग्जाम दिया, पढ़ के फारिग हुए हो, अभी दुख दुख में भी हो, पेन में भी हो, यूज इट, डू नॉट ब्रेक योर मोमेंटम, और इस पेन को यूटिलाइज करें। ठीक है? मेरी एफसीपीएस के सेशन में पिछली दफा मैंने, एक कैंडिडेट ने मुझे बोला कि भाई मैं तो जो है रह गई, और उसकी काफी डिफिकल्ट स्टोरी थी, स्ट्रगलिंग लाइफ थी। तो आई जस्ट आस्क्ड, मैंने उसको वैसे मजाक में बोल दिया कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? उसने कहा मैंने इस वर्ड को ना मैडम बड़े दिल से लिया, कि यस मैं कैसे सो रही हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, मैं कैसे सो सकती हूँ, मतलब ये मेरी ईगो के लिए एक बात है। एंड शी वर्क सो हार्ड आफ्टर दिस, सो हार्ड आफ्टर दिस, और उसने जो हार्ड टाइम फिर मुझे दिया क्यूरीज डाल डाल के, और पास हो गई, और बहुत अच्छा मुझे लगा, और इतने कॉन्सेप्ट्स उसके इतने क्रिस्टल क्लियर हो गए। बस आपके लिए वो एक मोमेंट था, आपने वो आपको वो, तो आपने उसको यूटिलाइज किया। तो बस रिपीटर्स को भी मैं ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को अपनी ईगो का मसला लें। आपने जिंदगी में आप कभी फेल नहीं हुई, अब अगर फेल हो गए हो तो बाय। ठीक है? हिट हार्डर हो दिस एग्जाम। चले, रीडिंग स्टफ अपडेट करें, प्लान यही है आपका, जैसे मैंने बोला कि रिट्रोग्रेड चले जाए, पहले रिकॉल्स कर लें, फिर थ्योरी करें, और फिर दोबारा थ्योरी करें। तो आई हैव अ सजेशन, मेरा अभी एमसीपी से क्रैश कोर्स 3 वीक्स का चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन कि अगर आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ, आप अभी थके नहीं हो, एंड यू आर स्टिल इन पेन, एंड यू हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस फेलियर, तो बस कम कम इन द फील्ड। ठीक है? लेट्स फाइट अगेन। तो आप एमसीपीएस का पूल 3 वीक्स में विद मी कर सकते हो। ठीक है? और ये जो आपकी रिवीजन होगी ना, ये नहीं है रिवीजन, ये आपका नया विजन है, रिवीजन है चीजों को देखने का, इसी को ऑन करना है, इसी मोड को ऑन करना है। ठीक है? और इसके बाद फिर ये तो आपका चलेगा ही, आपने डुअल एफर्ट करनी है, आप रह जो गए हो। ठीक है? आप साथ में रिकॉर्ड्स भी करेंगे, और साथ में आप अब इस आईएमएम का थ्योरी कोर्स भी लें। ठीक है? तो डेफिनेटली आप बहुत सीखोगे, आईएमएम तो निकलेगा ही ना, आगे भी बहुत पेपर निकलेंगे।
Okay. So if you want to join us, this is our number. You can contact through this number. 5th March से we will start our IMM preparation. और जो कैंडिडेट्स चाहते हैं एमसीपीएस को फेरी कॉल्स करना तो वो अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कल से स्टार्ट है। दूसरी बात ये कि मैंने बोला था ना कि ये वाली बुक्स हैं आपकी। हाँ, ये दो बुक्स हैं कॉल्स की। तो इसमें से पहली वाली आपकी आईएमएम के पास पेपर्स की, दूसरी एमसीपीएस के पेपर्स की। आईएमएम का ही पुल करके फ्री करके आप पास हो सकते हो, लेकिन जितना गुड़ उतना मीठा, अगर आपका एग्जाम रह गया है तो आपने एमसीपीएस भी करनी है जरूर। आपके लेबर इन्फेक्शन इतने अच्छे निकलेंगे एमसीपीएस के क्वेश्चंस करके, सवाल ही नहीं पॉसिबल पैदा होता कि तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट और तकलीफ उठा जाए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क, और फिर मैं सेशन क्लोज करती हूँ। यस जी, हुमैरा, राबिया, आईफोन, इकरा, शाजिया, डॉक्टर सरिशा आई थिंक चली गई हम। हाँ बिल्कुल, मैंने प्रे नहीं करनी तुम्हारे लिए, मैंने तुम लोगों के लिए दवा करनी है। दवा करनी है। मैं वैसे दुआओं पे यकीन तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरा मुझे यकीन है कि इंसान को एफर्ट करनी चाहिए। यू कैन रीमेक योर लक बाय योर एफर्ट्स। ओके, सो आई थिंक हाँ चले, बिल्कुल। दुख में। ओके, ये सारे दुख तुम इंशाल्लाह अगले 2-3 साल बाद कहोगे कितनी अल्लाह की नेमत थी ना। ये डिफिकल्ट टाइम पहले ही आ गया, चलो जान छोड़ी, पेपर तो निकला, आप कंसल्टेंट बन जाओगे नए नए, जल्दी जल्दी यंग कंसल्टेंट। चलो, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज।